हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। आज की कहानी है थप्पड़ खाने के लिए मैंने शादी नहीं की थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में नीतू को देख रही थी और नीतू उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 ही दिन हुए इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे, आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर न तुड़वा दिए तो मेरा नाम ही चंपा नहीं। आज न जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर नीतू उससे तो अपने पति रवि का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर नहीं आए। लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंपा जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर रवि का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी नीतू को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं नीतू के बारे में। नीतू की शादी रवि से 4 महीने पहले हुई थी। माता पिता तो नहीं थे। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने ही उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली थी। न कोई पग फेरे की रस्म, न ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास चंपा जी, पति रवि और एक ननद सीलू ही थी, जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए नीतू इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना बनकर ही रह गई। नीतू जहाँ 20 साल की, वहीं रवि पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास चंपा जी नीतू के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए और बगैर खाना न खाना, और फिर और भी न जाने क्या क्या नियम। नीतू को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी सामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल की बड़ी ननद सीलू भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिनों बाद रात 8 बजे तक रवि घर नहीं आया था। नीतू को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में सास चंपा जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब नीतू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद सीलू ने आगे होकर नीतू के गाल पर थप्पड़ रसीद दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे सीलू, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो नहीं है, और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे सिर माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। नीतू आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद रवि घर आया, तब
चंपा जी और सीलू ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा और वो माँ का भक्त, वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर नीतू के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा ले। नीतू शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना परोसा था। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं नीतू गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से नीतू को बहुत जोर से भूख लगी रही थी, पर रवि तो 10 बजे से पहले आने से रहा। नीतू से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले ही सासू माँ और सीलू खाना खाकर रसोई का ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने नीतू को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। नीतू अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और सीलू अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब नीतू को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में से बंधी रोटी को निकालकर रोल के कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज के गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे, वो भी समझ नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने नीतू को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और नीतू अब यही इंतजार कर रही थी कि रवि घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद रवि घर आया तो नीतू का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक रवि की जोरदार आवाज आई, नीतू बाहर आओ। नीतू डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरफ फुंकार रही थी। सीलू कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और रवि उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने नीतू को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नीतू की बहुत जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते रवि ने अपनी बेल्ट निकाली और नीतू को मारना शुरू कर दिया। नीतू हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब रवि नहीं रुका तो नीतू ने धक्का मारकर दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? चंपा जी ने कहा तो रवि ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से इसके मायके वाले बैठे हैं जो इसे घर में बिठा लेंगे, अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। रवि की बात मानकर चंपा भी रवि का खाना लगा दिया और रवि खाना खाने बैठ गया, पर नीतू की सुध बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद नीतू वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी, क्या हुआ? मायके वालों ने जगह नहीं दी? चंपा जी ने ताना कसा। देखकर रवि ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ोगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सर पर चढ़कर नाचेगी। इसी लड़कियां का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान न कर पाई वो हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक नीतू के पीछे से सीलू के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। चंपा बोली, अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहोश सी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं कुछ नहीं, गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए। सीलू ने
कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी, कैसे पापा जी, माफ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही चंपा जी ने अपनी आवाज को नरम करते हुए नीतू से कहा, अरे अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुला कर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षाएं तो हर शादीशुदा औरतों को अपने घर में देनी ही पड़ती हैं। आखिर या तो तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और यह कैसा ससुराल है जहाँ रोटी भी चुरा कर खानी पड़े? आपने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है, ना सही, पर कमजोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठा कर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। सीलू के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और नीतू को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।